और दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई अगली बहुत बड़ी खबर है। 2021 में भी इस अस्पताल के मालिक पर दर्ज हुआ था लापरवाही का केस। अस्पताल में एक नवजात को पीट रही थी नर्स, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोपी मालिक नवीन पर केस दर्ज हुआ था और अब इतना बड़ा अग्निकांड उसी अस्पताल में हुआ है, जिसके बाद ये मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और जब मासूम बच्चे अस्पताल के अंदर थे तब अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा था। जब 12 से ज्यादा केयर सेंटर में थे बच्चे तब पूरी बिल्डिंग धू-धू कर जल रही थी। तो गलत होना था, आप लोग मान नहीं रहे। भाई साहब पीछे पीछे जाओ जाओ जाओ। अभी और सिलेंडर है वहाँ बीसीओ, भाई पीछे ले लो। बीच में सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई। हाँ वो लंबे वाले अंदर मैं देखता हूँ 5-6 रखे हैं। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ बहुत है भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी। भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ। अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो जल्दी। भाई साहब निकालो कारें अपनी अपनी यहाँ से। चलो चलो बनाता, आप लोग मान नहीं रहे। भाई साहब पीछे। देखिए बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं। जिस दौरान इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी उस दौरान 12 से भी ज्यादा बच्चे इस केयर सेंटर में मौजूद थे, भर्ती थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी दौरान एक के बाद एक जोरदार विस्फोट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है। बड़ी लापरवाही भी अस्पताल की सामने आई है और इस पूरे हादसे में कई बच्चों की मौत भी हुई है। बेहद दर्दनाक दुखद ये पूरा हादसा है। बेबी केयर सेंटर जो कि दिल्ली के विवेक विहार में है, वहां पर ये भीषण आग लगी। और बेबी केयर सेंटर के अंदर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। अग्निकांड पर अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं। अस्पताल के अंदर से अग्निकांड का आंखों देखा हाल अब आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे शीशा तोड़ा गया। ऊपर देखिए, आपको यहाँ से सीढ़ी लगाकर लोग यहाँ पर पहुँचे, जो आसपास रहते उन्होंने बच्चों को निकाला। और यहाँ पर मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बच्चे जहाँ पर एडमिट थे, मैं उसके अंदर जाती हूँ। ये ICU है और ICU की देखिए कितना छोटा सा, क्या 120 गज की बिल्डिंग और क्या क्या स्थिति है बिल्डिंग की, वो मैं अंदर जाके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना, ये जो यूनिट है वो देखिए कैसे लगी हुई है। ये केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं और वहाँ यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। तो वो देखिए तस्वीर, कैसे मासूम यहाँ पर रहते होंगे। इलाज के लिए लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया होगा, लेकिन यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ अब बच्चों की सांसें अब नहीं हैं। बच्चों के वो घरों के चिराग बुझ चुके हैं। 6 बच्चे हैं। ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं और सारा सामान देखिए यहाँ पर, ये लैब का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। बाकी सब मैं आपको तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, अंदर जाकर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या स्थिति है। ये देखिए बच्चों का जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं अंदर जाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सकरा ये रास्ता है। वो देखिए ये भी शीशा तोड़ा गया है। इतने से सोचिए कैसे लोग बाहर आए होंगे। इतनी सी जगह में तो मुश्किल ही है बिल्कुल बाहर आना। शायद मैं अगर अंदर होती हूँ और यहाँ से अगर मैं जल्दी से भाग कर यहाँ जाती हूँ तो भी शायद निकल नहीं पाऊँगी। 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते। और जब ऐसी आग लग जाए तो यहाँ से कैसे निकले होंगे लोग। और इस आगे की तरफ को उधर ब्लास्ट हो रहा था और इधर मैं पीछे की तरफ को जाकर सब दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सारे मेडिकल
इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और सारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर तक। ये एक सीढ़ी है पीछे की तरफ को, ये कितनी पतली सीढ़ी है, वो सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी है। अगर मैं इस सीढ़ी पर खड़ी होती हूँ उसके बाद जगह देखिएगा कितनी जगह है। इतनी पतली सीढ़ी में लोग कैसे ऊपर आएंगे, कैसे नीचे जाएंगे, और ऐसे जब भगदड़ मच जाए, जब आग लग जाए। ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये कोई छोटा सा घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है छोटा सा। ये बेबी केयर यूनिट थी, यहाँ पर बेबी केयर सेंटर था। ये सोचिए यहाँ पर लोग को रखा जाता था, बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज, 2-2 दिन के बच्चे, 3-3 दिन के बच्चे, कैसे लोग लेकर भागे थे वो तस्वीर में देखिएगा। मैं आपको जाऊंगी और अंदर तक, ये देखिए हाल। यहाँ पर शायद यहाँ पर लॉकर्स रखे हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ पर रखे जाते होंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लैब रही होगी, लैब का सारा सामान यहाँ पर है, ये स्टोर होगा। वो देखिए तस्वीर है। तो मैं आपको अंदर से एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अंदर से ये बेबी केयर यूनिट जो है वो कैसी थी, वो अंदर देखिए। वहाँ से हम आपको बिल्कुल अंदर जाकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर बच्चे एडमिट थे। वो जो आईसीयू जो है वो मैं दिखा रही हूँ वहाँ से। और उसके अलावा हम यहाँ से रास्ता दिखाते हैं, क्या स्थिति है, कितना छोटा सा ये जो एंट्री जहाँ से लोग निकलते होंगे, वो सोचिए एंट्री की क्या स्थिति है। शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को निकाला गया है, सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, दवाइयाँ हों या ये देखिए ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो वो सब कुछ बिखरा हुआ है, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं, इक्विपमेंट्स बिखरे हुए हैं। ये देखिए दवाइयों का पूरा जखीरा किस तरह से, ये सारे शीशे भी तोड़े गए हैं। बच्चे यहाँ पर रहे होंगे और देखिए क्या हालत है। सोचिए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनको लोग अपने हाथ में, लोगों को डर लग रहा था, इतने छोटे बच्चे थे, हाथ में लेते हुए लोग डर रहे थे क्योंकि पाइप्स लगी हुई थी उनके, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत से बच्चे आईसीयू में थे और उनको लोगों ने जल्दी से उनकी पाइप निकाल कर उनको एक हाथ में 2-2, 3-3 बच्चों को हाथ में लेकर लोग बाहर निकले। तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया। अगर ये लोग, आसपास के लोग इतनी जल्दी से चढ़कर यहाँ से सीढ़ियाँ लगाकर रेस्क्यू नहीं करते और अगर आग यहाँ तक पहुँच जाती तो सोचिए क्या होगा। वो 6-7 बच्चे जो हैं, जो सुबह तक एक बच्चा क्रिटिकल था, वो उसकी भी खबर आ रही है कि वो भी अब नहीं रहा। वो 7 चिराग जो हैं घरों के, वो इस आग में बुझ गए। जिन लोगों के कहेंगे कि यहाँ पर एडमिट कराया था कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं, बल्कि वो तो जिस तरह से पहुँचे वो शायद कहना भी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत अफसोसजनक है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो इस हॉस्पिटल के, इस बेबी केयर सेंटर के ओनर सबसे बड़े लापरवाह ज़रूर हैं, क्योंकि हमने तस्वीर में हम साफ साफ देख भी रहे हैं कि कितना बड़ा है। सोचिए इतना सा ये इसकी चौड़ाई है, इसमें बच्चे रखे जा रहे थे, वो भी 7-7, 12 बच्चे, 14 बच्चे करीब रेस्क्यू जो किए गए थे, उसमें से 7 नहीं रहे और 5 का अभी तक इलाज चल रहा है। तो 12 बच्चे यहाँ पर थे और इतनी छोटी सी जगह, इतना पूरा स्टाफ और सब, कैसे ये चल रहा था। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि लगातार TV9 पूछ रहा है। सचमुच ये बहुत दर्दनाक है। अब आगे आपको बेबी केयर सेंटर आग पर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन की तलाश अब पुलिस ने तेज कर दी है। नवीन की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डॉक्टर नवीन के जयपुर में होने की संभावना है, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है और दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर के लिए रवाना भी हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पहले भी शिकायत की गई थी, शायद समय रहते अगर एक्शन लिया गया होता तो ये कार्रवाई और ये घटना नहीं हुई होती। अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है, क्या इनपुट आ रहा है? जयपुर में छिपे होने की संभावना डॉक्टर नवीन की फिलहाल सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए इलाके के लोगों का साफ आरोप है कि लगातार जो पुलिस है उसको इस बात की शिकायत की जा रही थी, प्रशासन को इस बात की शिकायत की जा रही थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो बड़ी संख्या में इस छोटे से नर्सिंग होम के अंदर लाए जाते हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से तस्वीर आपको कैमरामैन दिखाए। ये देखिए, ये दरअसल 120 गज में बना एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी नर्सिंग होम था, जहां पर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको अलग अलग अस्पतालों से लाकर यहां रखा जाता था। और कल रात 11:30 बजे अचानक से इस इमारत के अंदर आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि 6 से 7 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है और जो आरोपी डॉक्टर है नवीन चीची,
वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। हालांकि उसके तहत 304A और इसके अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके जयपुर में होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस लगातार उसके जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं दिल्ली एनसीआर में, वहां तो रेड कर रही है। इसके अलावा जयपुर भी टीम भेज दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि नवीन चीची को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो पूरी इमारत है वो इस एक तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। आपको यहाँ पर सिर्फ ढांचा खड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो आप सोचिए कि आखिरकार रात जो यहाँ मंजर रहा होगा वो किस तरीके का रहा होगा। तो फिलहाल जो मलबा है उसको हटाने का यहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा जल्द फायर ब्रिगेड की एक टीम यहाँ पर पहुंचेगी, ताकि ये पता चल सके आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। और ये देखिए, ये वो गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिनकी वजह से एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। और ये देखिए, इस वक्त बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से इन सिलेंडरों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो साफ है कि जो सिलेंडर थे, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ये एक बड़ी वजह इस पूरे अग्निकांड की मानी जा रही है, जो कि अलग अलग फटने के बाद अलग अलग जगहों पर इनके टुकड़े बिखरे, लोगों को नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ। और उसके बाद ये देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, एक ये सिलेंडर है जिसमें ब्लास्ट हुआ, और देखिए किस तरीके से सिलेंडर पूरे तरीके से फट चुका है, और इस सिलेंडर के टुकड़ों को भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो तकरीबन 6 से 7 सिलेंडर बताए जा रहे हैं जिनमें विस्फोट हुआ, और उनके टुकड़े 500 मीटर तक गए। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत ही भयानक ये हादसा था। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि जब आग लगी होगी तो आखिर कैसे पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में लिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर एक के बाद एक कई सिलेंडर में विस्फोट हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा। और अब आपको बेबी केयर में एडमिट हुए बच्चों के माँ बाप की पीड़ा को दिखाते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि इनके बच्चे जिंदा हैं या फिर नहीं, और जिंदा हैं भी तो कहाँ हैं। अनीता नाम है। अनीता, क्या बच्चा आपका, क्या बेटा बेटी, क्या बेटी थी मेरी। बेटी थी, कब आप यहाँ लेकर आए थे? मैं 15 तारीख को एडमिट किया था। मेरा बच्चा है ना। आराम से हेलो, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। देखिए, इनका बच्चा यहाँ पर था। हम मैम कल देख के गए थे अपने बच्चे को, हाथ भी लगा के गए ऐसे ऐसे। मेरा बच्चा खूब अच्छा था, खाली फीवर था उसको। 105 वहाँ अजीत गुप्ता है, उनने ट्रांसफर किया था, इसे एम्बुलेंस से लेके आए थे वहाँ राधा कुंज में। आप वहाँ चलो ना अजीत गुप्ता के पास, हमारा बच्चा दिलवा दो बस। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। अभी एडमिट है बच्चा आपका? अभी यहाँ एडमिट था, अभी मेरा बच्चा यहाँ पे था। हम लोगों को तो अभी पता लगी है, न्यूज़पेपर में रामप्रस्था में पढ़े हैं सब, तो हमको पता लगी। तो पता नहीं चला बच्चा कहाँ लेके चला, हम तो अभी पता चली, हम अभी आ रहे हैं। हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, हमको नहीं पता है। जब पता होता तो हम रात सुबह आ जाते, रात में आ जाते अपने बच्चे के लिए, लेकिन हमको पता ही नहीं था। आपका नाम क्या है? विनीता सरोज। आपका बच्चा यहाँ पर था? हाँ, मेरा बच्चा था, परसों लेके आई, हल्का फीवर था उसे। कहाँ से लेकर किसने रेफर किया था यहाँ पर? राधा कुंज में ले गए थे, वहाँ डिलीवरी हुई थी, अच्छा था। परसों बुखार आया हल्का, वो बोले कि यहाँ पे एक दिन रखना, लेके आई, कल देख के गए, ठीक था। फिर शाम को फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को सांस नहीं आ रही थी, वेंटिलेटर पे डाल दिया। कब फोन किया ऐसा? हमने ही फोन किया था पूछने के लिए। कब किया था? 8 बजे फोन किया था, रात 8 बजे कल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई 9 बजे मिल के गई हूँ बच्चे से, देख के गई हूँ। तो बोलते हैं कि बच्चा तुम्हारा ठीक है, 10 से 5 दिन लगेगा, टाइम इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। कभी कहते बुखार है, कभी कहते कुछ है, कभी कुछ बता नहीं रहे हैं क्या होगा, क्योंकि हल्का फीवर में इतना बच्चा सीरियस थोड़ी ना हो जाता है। फिर भी चलो हम कहते डॉक्टर पे तो भरोसा करना पड़ेगा। फिर आग के बारे में कैसे पता चला? पेपर में देखा है, पेपर में देखा है, पेपर में देखा है। अच्छा, तब पता चला आपको। तो क्या यहाँ पर आपका बच्चा अभी कहाँ है, क्या स्थिति? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। बस पेपर में ये लिखा है कि 6 बच्चों को पुलिस वालों ने खिड़की तोड़ के निकाला है, 11 बजे आग लग गई है, बस यही पता चला है। ये कहाँ से, अखबार से पता चला? हाँ जी, अखबार। और यहाँ पर क्या हॉस्पिटल प्रशासन को आपने फोन किया, हॉस्पिटल को फोन किया? लगा रहे सुबह से, रोज उठ के 6 बजे लगाते हैं, फोन उठाते हैं। आज वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम सोचे कि संडे है इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे, हमें क्या पता यहाँ पे आग लग गई। मैं तो 8 बजे देखी हूँ, पेपर तब पता चला है मुझे, 7:30 बजे। पुलिस से आपने बात की यहाँ पर, दिल्ली पुलिस से? नहीं, बात नहीं हुई है। अभी ये इनसे पूछती हूँ सर से। तो यहाँ पर ये फैमिलीज हैं, इनको यही नहीं पता बच्चे कहाँ हैं इनके। तो हम यहाँ पर एक एक फैमिली से बात कर रहे हैं जिनके यहाँ पर बच्चे एडमिट थे। और देखिए, लगातार जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो घटनास्थल पर ही मौजूद है। एक बार फिर से हम जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, कुछ परिजनों से बातचीत कर रहे हैं जिनके बच्चे इसी अस्पताल में भर्ती थे। जितेंद्र, एक बड़ी समस्या ये है कि परिजनों को ये तक नहीं पता है कि उनके बच्चों को अगर रेस्क्यू किया गया है तो कहाँ रखा गया है।
पूछिए उनसे क्या जानकारी दी गई है। जो मेरे अफसर एमसीडी गए जिन्होंने मुझे बताया कि इसका लाइसेंस मिला हुआ है, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने चेक आप नहीं करा। ये गलती महसूस करते हैं कि अगर आप रिटर्न में देते तो हो सकता था कार्रवाई? रिटर्न मैंने दी, रिटर्न में सर, मैं रिटर्न में कार्रवाई, मैं रिटर्न में अस्पताल दी। के खिलाफ? मैंने रिटर्न में दी ये बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिटर्न में कहा, जो कि लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब यहाँ पर रिफिल करते हैं, तो मैंने उन्हें कहा इस रिटर्न के बाद इसके साथ ही कि ये रिफिल भी करते हैं, चेक कराएं इसको। तो उन्होंने कहा सर ये रिफिल यहाँ नहीं होती, जो उन्होंने बताया यहाँ लेकिन लाइसेंस दे रखा है दिल्ली सरकार ने, यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, और लोगों ने बताया कि रात को चोरी छुपे करा करते थे। तो बिल्कुल ये यहाँ के निगम पार्षद हैं जिनका सीधे तौर पर आरोप है कि इस बात की शिकायत इन्होंने दिल्ली सरकार से की थी, निगम को की थी कि इस इमारत के अंदर जो 120 गज में ये यहाँ पर बाकायदा एक न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल चलाया जा रहा था इलीगल तरीके से, इसके बारे में शिकायत की गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग की शिकायत की गई थी, लेकिन राज्य सरकार और एमसीडी की तरफ से इस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। और यही वजह रही कि कुछ ऐसी ही गलतियाँ या फिर कहें कुछ ऐसी अनदेखी इस विकराल रूप का कारण बन गई। कैमरामैन राजेश के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस बिल्डिंग में बेबी केयर सेंटर बनाया गया था। तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जितेंद्र, एक बार जरा ये बताइए, प्राइमा फेसी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वजह इस ब्लास्ट की, इस आग लगने की क्या आ रही है? क्या ये रिफिलिंग सेंटर के तौर पर अस्पताल के साथ साथ इस्तेमाल हो रहा था, या फिर रिफिलिंग करने के दौरान ये हादसा हुआ है तब ये आग लगी है? क्या बता रहे हैं अधिकारी, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग? जी बिल्कुल, देखिए जो आप सवाल कर रहे हैं ये दरअसल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में मैं दिखाऊंगा, आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए जो आप ठीक इमारत के सामने ये पोल दिखाई दे रहा है, आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले हो सकता है इसी पोल के अंदर आग लगी हो। ये जो बिजली का खंबा है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर, ऊपर स्मॉल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि हो सकता है चिंगारियां निकली हो और उसके बाद वो चिंगारियां इसके ऊपर जो टीन शेड डली हुई थी उस टीन शेड के ऊपर गई हो जो कि प्लास्टिक की थी, और उसके बाद धीरे धीरे उसने आग पकड़ ली हो। तो ऐसा एक अंदाजा या फिर ऐसा शक जताया जा रहा है जिसको पुख्ता करना अभी बाकी है, और उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर यह मलबा हटाया जा रहा है, और मलबा हटाने के बाद बाकायदा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचेगी। इसके अलावा एक जांच टीम यहाँ पर पहुंचेगी जो पता लगाई कि आखिरकार वजह क्या थी आग लगने की, क्या शॉर्ट सर्किट इस पोल में हुआ या फिर अस्पताल के अंदर। तो ये अभी फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में बताया जा रहा है कि हो सकता है इस पोल के अंदर आग लगी। सवाल अभी भी बने हुए हैं, जहां हादसा हुआ है वहां से जितेंद्र हमें लाइव रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि कितना जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और अब कुछ देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचने वाली है। बहरहाल सबसे ज्यादा चिंता अभिभावकों को है कि उनके बच्चे लापता हैं अब भी। और इस बीच जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से आर्थिक मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। मृतक बच्चों के परिजनों के 2-2 लाख की मदद दी जाएगी और घायल बच्चे के परिवार को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, पीछे जाओ जाओ जाओ। और आगे बढ़ते हैं। बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। घटना के वक्त आसपास के लोगों ने क्या कुछ देखा, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये और एक और रिपोर्ट। इस बेबी केयर सेंटर के बिल्कुल पास में जहां पर देखिएगा जो एसी का आउटडोर यूनिट लगी हुई है वो वहां पर बुटीक चलता था। वो बुटीक जो है उसके जो ओनर हमारे साथ है, वो बुटीक आपका था, नाम क्या है? हाँ, मेरी वाइफ का था, मोहिनी बुटीक के नाम से है, वही संभालती थी। हम पीछे ही रहते हैं सामने ए ब्लॉक में। हमें जब पता लगा ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, हम बालकनी से बाहर आए। फिर दूसरी जब ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हम भाग के आए कि यहाँ से आग वहाँ दिख रही थी हमें। तो जब आग के लगते जब आके देखा तो बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी। रात को जब हमने खोल के देखा तो अंदर सब शीशा, सब कपड़ा सब जल चुका था, दरवाजे तक टूट चुके थे, शीशे वैसे सब टूट गए। फिर रात को मैं लॉक करके आ गया। अब वो खोलने नहीं दे रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि अभी SHO साहब आएंगे तब खोलेंगे। तो आग कैसे लगी कुछ ये पता चला? बराबर में सिलेंडर, इनका बेबी केयर था, सिलेंडर का काम होता था। हम हर बार कहते थे वो सिलेंडर आते थे उनके, वो सिलेंडर ले जाते थे। कितने बजे डेली आते थे? सुबह जब हम 11-12 बजे थे तब भी सिलेंडर की गाड़ी खड़ी रहती थी, दिन में भी आ जाती थी, रात को भी आती थी। कई बार हमने देखा, हमने उनको बोला भी कि मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर आते थे। रात में इतने तेज धमाका था, एक बार तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब धमाका हुआ तो बच्चे अंदर थे? बच्चे पूरी फैमिली अंदर थी, एक साथ ही थे। एक के बाद होते चले गए। एक ये सामने ITI है, यहाँ पे आग, सिलेंडर उड़ के वहाँ गया, वहाँ आग लग गई, समझ ही नहीं आया यहाँ लगी है उधर लगी है। अच्छा, तो
दोनों जगह जलने। हाँ, उधर भी बहुत सारी आग थी और इधर तो थी सारे घर में इधर उधर फैल रही थी। फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद कंट्रोल हुआ। जब ब्लास्ट हो रहे थे तब भी बच्चे अंदर थे, स्टाफ अंदर था? जब भी अंदर थे, फायर ब्रिगेड कम से कम आई होगी 10-15 मिनट बाद। जब तक बच्चे सारे अंदर थे, उसके आने के बाद उन्होंने निकाले हैं पीछे बैक डोर से। पीछे की तरफ से जाके कोई खिड़की थी वो तोड़ के निकाले हैं, उनकी फोटो भी है बच्चों की, तो वो सब निकाल के बाहर निकाले। ब्लास्ट के समय बच्चे थे 100% थे, उसके बाद ही निकले। बच्चे तो ब्लास्ट से मर गए होंगे, इतना तेज धमाका था, इतना तेज धमाका था, हमें समझ नहीं आया, पहली बार सुना इतना तेज धमाका। हमारा पीछे घर है। था कि क्या ब्लास्ट, दूर घर है आपका? यहाँ से 50 मीटर अंदर जाके इतना ब्लास्ट हुआ है कि हमारे घर के शीशे जल गए। कितना बड़ा, कितनी फ्लोर का हॉस्पिटल? ये 3 फ्लोर का, जैसे कि सामने दिख रहा है। हॉस्पिटल कहना इसको गलत है, ये सिलेंडर का गोदाम था, ये ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम था। रोज यहाँ पर ट्रक के ट्रक सिलेंडर उतरते थे और चढ़ते थे, और कई बार लोगों ने इस पर जब ऑब्जेक्शन किया तो कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब बात करेंगे गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड की। राजकोट से खबर, जहां राजकोट में अग्निकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा कि ये मानव निर्मित आपदा है। हाईकोर्ट ने राजकोट समेत कई नगर निगमों से जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने गेमिंग जोन में आग पर स्वतः संज्ञान लिया। राजकोट गेमिंग जोन में लगी आग से 28 लोगों की मौत हुई। राजकोट अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने सुनवाई की और इसे मानव निर्मित आपदा बताया। कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट निगम से पूछताछ की। क्या कानूनी प्रावधानों के तहत गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी? कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। हादसे के लिए गठित एसआईटी ने बीती रात से ही जाँच शुरू कर दी है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। अब सवाल ये है कि आखिर राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में आग क्यों भड़की? गेमिंग जोन में रबर रेसिंग का फर्श बना था, 1500 लीटर डीजल रखा था। गो कार रेसिंग के लिए 1000 लीटर डीजल था। गेमिंग जोन में कार ट्रैकिंग के किनारे पर टायर रखे थे। गेमिंग जोन के शेड में थर्माकोल शीट भी लगी थी। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में आने जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी। गेमिंग जोन में अचानक आग नीचे से ऊपर तक फैली। दूसरे तीसरे मंजिल में मौजूद लोग नहीं निकल पाए। एंट्री एग्जिट के लिए 6-7 फीट का एक रास्ता था। एंट्री के लिए 99 रुपए की स्कीम थी, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मुरादनगर में घाट पर चेंजिंग रूम में सीसीटीवी मिले हैं। दुकानों और चेंजिंग रूम में बुलडोजर चला है। कैमरा लगाने के केस में आरोपी पुजारी फरार है। छोटा हरिद्वार घाट पर चेंजिंग रूम में दरअसल सीसीटीवी मिला था और इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जिस जगह पर सीसीटीवी मिले हैं चेंजिंग रूम पर, उसको तोड़ दिया गया है, उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। गाजियाबाद में मुरादनगर की घटना है। और अब मुरादनगर में पुलिस के एक्शन की ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए चेंजिंग रूम को ही गिरा दिया। घाट पर बनी दुकानों को भी तोड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आरोपी ने घाट के आसपास जो दुकानें बनाई थीं, उन्हें प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा काफी समय से लगा हुआ था, जिसके बाद शिकायत हुई और शिकायत के बाद ये संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल चेंजिंग रूम में सीसीटीवी, धार्मिक स्थलों पर सावधान रहने की जरूरत है। गाजियाबाद के मुरादनगर में छोटा हरिद्वार की पूरी घटना है। एक महिला की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कैमरा महिलाओं के चेंजिंग रूम के ऊपर लगा हुआ था। महिला ने पुलिस से चेंजिंग रूम में सीसीटीवी की शिकायत की। जांच में पुलिस को सीसीटीवी का 5 दिन का डेटा मिला। महिलाओं के कपड़े चेंज करने के वीडियोस मिले हैं। जांच में पता चला है कि सीसीटीवी काफी समय से लगा हुआ था। खुलासे के बाद से आरोपी पुजारी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी हो रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात चुनाव की। यूपी के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर से हमला बोला है। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो कुर्सी बचाने में ही लगे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमला किया गया। मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार जरूरी है।
अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री है। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। वहीं 7वें चरण के चुनावों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के नाहर में जनसभा की। उन्होंने वादा किया कि देश के सभी गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी और हर परिवार की एक महिला को हर महीने में 8,500 रुपए दिए जाएंगे। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने लोगों के साथ चाय पर चर्चा की, लेकिन इस बार चर्चा चुनावी मुद्दों पर नहीं थी। क्या था इस चर्चा का विषय, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की हैं, जहां गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। 2016 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान में पारा 51 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान की फलोती में तापमान 50 डिग्री के ऊपर पहुंचने से प्रशासन चिंतित है। राजस्थान में 25 मई से नौतपा की शुरुआत का अलर्ट था, जिसमें अगले 9 दिनों तक भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। भीषण गर्मी प्रदेश में जानलेवा साबित भी हो रही है। इस बीच सीएम भजन लाल जयपुर के सेंट्रल पार्क में सैर करने पहुंचे। उन्होंने पार्कों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और वहां मौजूद लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की। चर्चा के दौरान लोगों से अपील की गई कि भीषण गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने के लिए प्रशासन की मदद करें। सभी पार्कों में, तो इधर तो मैं आया हूँ, बाकी के जयपुर के सभी अधिकतर पार्कों में है परिंदे बांधने का। और उसमें सबसे बड़ी बात है, परिंदे तो बांध देते हैं, रेगुलर रूप से उसमें पानी की व्यवस्था, पक्षियों को दाने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को भी हो। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। और गुजरात की वडोदरा ट्रैफिक पुलिस अपने अच्छे कामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। अब वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए एकदम अलग अंदाज में तैयारी की है। ये तैयारी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें काफी अनोखी हैं। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसी कई जगहों पर कपड़ों का शेड लगाया गया है। दरअसल उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को धूप से बचने के लिए सड़कों पर इस तरह के शेड बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि रेड लाइट के दौरान लोगों को धूप में अपना वाहन खड़ा कर इंतजार करना होता है। ऐसे में रेड लाइट के दौरान लोगों को थोड़ी राहत पहुंचे, इसी वजह से ये खास तैयारी की गई है। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी ज्योति पटेल का कहना है कि इस तरह की तैयारी उन जगहों पे की गई है जहां रेड लाइट थोड़ा लंबा होता है। बड़ौदा में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, इसीलिए हमने सोचा कि जहां जंक्शन से और रेड लाइट होती है वहां पर एक नेट लगाई जाए ताकि उनको सुविधा बनी रहे।
वैसे भी वडोदरा ट्रैफिक पुलिस अक्सर चर्चा में रहती है। पिछले दिनों वडोदरा में ट्रैफिक पुलिस का एक अनोखा वीडियो सामने आया, जिसमें एसी वाला हेलमेट पहनकर ड्यूटी करते नजर आए थे। गर्मी से बचने के लिए वडोदरा में ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाला हेलमेट दिया है, ताकि सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक का संचालन कर सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात चक्रवाती तूफान की, जहां पर रेमल पश्चिम बंगाल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान रेमल आज रात बंगाल के तट से टकराएगा। तूफान को लेकर कोस्टल एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान आज रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने की आशंका जताई गई है। रेमल तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की दर्जनों टीमों को तैनात किया गया है। तूफान का असर पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर तक रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन प्रदेशों के तटीय इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। तूफान के तटीय इलाकों से टकराने से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लिहाजा मछुआरों को सलाह दी गई है कि 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में न जाएं। कोलकाता में तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है। बंगाल के कई तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। कोस्टल एरिया में एनडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सिखों के पवित्र धर्मस्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा और सिख रेजिमेंट बैंड की धुन के साथ लगभग 2000 श्रद्धालुओं के साथ कपाट खोले जाने की विधि को पूरा कराया गया। इस दौरान पूरा तीर्थ क्षेत्र जो बोले निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंजता रहा। शनिवार की सुबह से ही श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसी के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत हो गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 4 धाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है, ताकि धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। इसके तहत हर दिन हेमकुंड साहिब के लिए सिर्फ 3500 श्रद्धालुओं को ही धाम में भेजा जाएगा। हालांकि आज सुबह हेमकुंड साहिब में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हुई, जिससे फिसलन की वजह से श्रद्धालुओं को चढ़ाई में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हेमकुंड साहिब की 18 किलोमीटर की बेहद कठिन पैदल यात्रा होती है। ऐसे में सेना के जवानों ने यहाँ बर्फ हटाकर धाम के लिए मार्ग तैयार किया है।